दोस्तों नमस्कार, ये है मार्गदर्शन फॉर सिविल सर्विसेज। मैं अनुराग चौधरी। दोस्तों उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग द्वारा आयोजित किए जाने वाले यूपीपीसीएस प्रारंभिक परीक्षा एवं सहायक वन संरक्षक तथा क्षेत्रीय वन अधिकारी प्रारंभिक परीक्षा के लिए संभावित प्रश्नों की श्रृंखला में प्रस्तुत है करेंट अफेयर्स के महत्वपूर्ण प्रश्नों का भाग 2, जिसमें आज के प्रैक्टिस सेट में हम भारतीय अर्थव्यवस्था, कोविड-19, अवसंरचना तथा विभिन्न क्षेत्रों में महिलाओं से संबंधित महत्वपूर्ण करंट अफेयर्स को कवर करेंगे। दोस्तों ये प्रैक्टिस सेट उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग तथा अधीनस्थ सेवा चयन आयोग द्वारा आयोजित विभिन्न परीक्षाओं के साथ साथ अन्य प्रतियोगी परीक्षाओं के करंट अफेयर्स खंड के लिए बहुत ही उपयोगी है। तो आइए सॉल्व करते हैं आज का प्रैक्टिस सेट यूपीपीसीएस प्रारंभिक परीक्षा 2021 के लिए सामान्य अध्ययन के अंतर्गत महत्वपूर्ण करंट अफेयर्स का प्रैक्टिस सेट संख्या 2। दोस्तों आज के प्रैक्टिस सेट का जो पहला प्रश्न है ये आर्थिक सर्वेक्षण से रिलेटेड है। आपसे पूछा गया है कि भारतीय अर्थव्यवस्था में सुधार किस आकार में हो रहा है। देखिए ऑप्शन है आपके वी, यू, एक्स या वाई। तो सही उत्तर है वी शेप में। देखिए दोस्तों वर्ष 2020-21 के आर्थिक सर्वेक्षण के अनुसार भारतीय अर्थव्यवस्था में जो सुधार है वे वी शेप्ड आकार से हो रहा है। अगला प्रश्न है आर्थिक सर्वेक्षण का मूलभूत विषय क्या था। तो सही उत्तर है आर्थिक सर्वेक्षण 2020-21 का मूलभूत विषय था सेविंग लाइव्स एंड लाइवलीहुड्स। दोस्तों कोविड-19 के खतरे को देखते हुए लोगों के जीवन और आजीविका की रक्षा से संबंधित आर्थिक सर्वेक्षण का मूलभूत विषय सेविंग लाइव्स एंड लाइवलीहुड्स था। अगला प्रश्न है दोस्तों भारत ने आर्थिक सर्वेक्षण 2020-21 में कितने स्तंभों पर आधारित रणनीति बनाई है, आपको बताना है। ऑप्शन है आपके 4, 5, 6 और 8। तो सही उत्तर है 4 स्तंभों पर। देखिए आर्थिक सर्वेक्षण 2020-21 4 स्तंभों पर आधारित है, नियंत्रणात्मक, राजकोषीय, वित्तीय और दीर्घकालिक। अगला प्रश्न है दोस्तों प्रोडक्शन लिंक्ड स्कीम की वित्तीय लागत कितनी है। तो सही उत्तर है दोस्तों उत्पादन लिंक्ड योजना या प्रोडक्शन लिंक्ड स्कीम द्वारा रोजगार के अधिक से अधिक अवसरों की उम्मीद जताई गई है और इस योजना की वित्तीय लागत 1.46 लाख करोड़ है। तो बहुत ही महत्वपूर्ण है, प्रोडक्शन लिंक्ड स्कीम की वित्तीय लागत 1.46 लाख करोड़ है। अगला प्रश्न है वित्त वर्ष 2020-21 में भारत की वास्तविक जीडीपी विकास दर कितने प्रतिशत रहेगी। तो सही उत्तर है 11%। दोस्तों आर्थिक सर्वेक्षण 2020-21 के अनुसार वित्त वर्ष 2021-22 में भारत की वास्तविक जीडीपी विकास दर 11% रहेगी। अगला प्रश्न देखते हैं दोस्तों भारत की अर्थव्यवस्था में या इंडियन इकोनॉमी में सेवा क्षेत्र का हिस्सा कितना है। ऑप्शन देखिए 54%, 56%, 53% या 51%। तो सही उत्तर है ऑप्शन ए 54%। दोस्तों भारतीय अर्थव्यवस्था में जो सेवा क्षेत्र है उसका हिस्सा जो है ये 54% से अधिक और कुल प्रत्यक्ष विदेशी निवेश का लगभग 4/5 हिस्सा सेवा क्षेत्र से आता है। तो भारतीय अर्थव्यवस्था में सर्विस सेक्टर का हिस्सा 54% है। अगला प्रश्न है भारत के कुल निर्यात में सेवा क्षेत्र का हिस्सा कितना है। तो सही उत्तर है 48%। दोस्तों भारत के कुल निर्यात में सेवा क्षेत्र का हिस्सा बहुत पर्याप्त है जो कि 48% है। अगला प्रश्न देखते हैं, प्रश्न है कि वर्ष 2021 के लिए कृषि क्षेत्र की विकास दर कितनी रहेगी। देखिए 7.3%, 3.4%, 2.7% या 1.8%। तो सही उत्तर है 3.4%। देखिए कोरोना वायरस के कारण जो उत्पन्न परिस्थितियां हुई हैं उनके कारण कृषि क्षेत्र को बहुत ही नुकसान हो रहा है और कृषि क्षेत्र की विकास दर वित्त वर्ष 2021 के लिए 3.4% आंकी गई है। अगला प्रश्न है भारत ने प्राथमिक स्तर पर साक्षरता अर्जित की है कितने प्रतिशत। तो सही उत्तर है भारत ने प्राथमिक स्तर पर दोस्तों 96% साक्षरता अर्जित की है और साक्षरता के संदर्भ में बात करें तो भारत प्राथमिक स्तर पर 96% साक्षरता अर्जित कर चुका है।
अगला प्रश्न है, भारत का पहला आर्थिक सर्वेक्षण या इकोनॉमिक सर्वे कब प्रस्तुत किया गया था? ऑप्शन है 1948-49, 1950-51, 1951-52 या 1952-53। तो सही उत्तर है 1950-51। ऑप्शन बी आपका सही उत्तर है। दोस्तों, भारत का पहला आर्थिक सर्वेक्षण 1950-51 में प्रस्तुत किया गया था, जबकि 1964 में इसे बजट से अलग किया गया था। अगला प्रश्न है, जीडीपी के आयतन के अनुपात में भारत का विदेशी कर्ज जो है ये सितंबर 2020 में कितना हो गया था, आपको बताना है। तो सही उत्तर है 21.6%। जीडीपी के अनुपात में भारत का जो विदेशी कर्ज रहा ये सितंबर 2020 में 21.6% हो गया था। आर्थिक सर्वेक्षण के बाद अब आइए देखते हैं दोस्तों कोविड-19 से संबंधित महत्वपूर्ण परीक्षोपयोगी प्रश्नों को। प्रश्न है कि निम्नलिखित में कोविड से सुरक्षा के लिए हाल में 12 वर्ष से अधिक उम्र के लोगों को बगैर सुई के 3 खुराक वाले टीके का नाम क्या है? तो सही उत्तर है जाइकोव डी। दोस्तों, ये टीका है जाइकोव डी। अगस्त 2021 में जायडस कैडिला की कोरोना वैक्सीन जाइकोव डी को दवा नियामक DCGI से मंजूरी मिल गई है और ये वैक्सीन 12 वर्ष के बच्चों, किशोरों और बड़ों को लगाई जा सकेगी। भारत में बनी ये दुनिया की पहली DNA वैक्सीन है और इसकी 3 खुराक सुई के बगैर दिए जा सकती है। अगला प्रश्न है, कोरोना संक्रमित मरीज को दी जाने वाली लिक्विड मेडिकल ऑक्सीजन के संबंध में कौन सा कथन सही है? ये ऑक्सीजन ऊतकों में ऑक्सीजन का पुनः संग्रहण करने में मदद करती है। भारत में वर्तमान में प्रतिदिन 7500 मीट्रिक टन ऑक्सीजन उत्पादित होती है। यह अति शुद्ध ऑक्सीजन होता है जिसका उपयोग मानव शरीर में किया जाता है और उपरोक्त सभी। तो दोस्तों, ये जो कथन है उपरोक्त सभी कथन सही हैं, क्योंकि लिक्विड मेडिकल ऑक्सीजन अति शुद्ध ऑक्सीजन होती है और इसका उपयोग मानव शरीर में किया जाता है। दोस्तों, तीनों ही कथन सत्य हैं। ऑप्शन डी आपका सही उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, अगस्त 2021 में पूर्वोत्तर के किस राज्य का आर फैक्टर सर्वाधिक रहा है? ऑप्शन है आपके मणिपुर, त्रिपुरा, अरुणाचल प्रदेश या नागालैंड। तो सही उत्तर है त्रिपुरा। दोस्तों देखिए, वैज्ञानिकों के अनुसार आर फैक्टर यानी पुनरुत्पादक दर, इससे पता चलता है कि एक संक्रमित व्यक्ति से कितने लोग संक्रमित हो रहे हैं या हो सकते हैं। तो केंद्र सरकार के अनुसार मणिपुर का आर फैक्टर सर्वाधिक था। तो सही उत्तर है मणिपुर का आर फैक्टर जो है विकल्प बी आपका। त्रिपुरा का आर फैक्टर सर्वाधिक 1.15 रहा, जो कि सर्वाधिक रहा। अगला प्रश्न है दोस्तों, मार्च 2021 में इनमें से किस देश के वायरस में डबल म्यूटेंट वायरस का सम्मेलन नहीं देखा गया? ऑप्शन है आपके दक्षिण अफ्रीकी वायरस, ब्राजीली वायरस, चाइनीज वायरस या यूके वायरस। तो सही उत्तर है चाइनीज वायरस। दोस्तों अगर जो अप्रैल 2021 में भारत के नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ वायरोलॉजी की बात करें तो इस नए संस्करण वाले डबल म्यूटेंट का नाम B1617 रखा गया है और इस म्यूटेंट में 2 तरह के म्यूटेंट हैं, E484Q और L452R, और इन सैंपल्स में यूके वायरस, दक्षिण अफ्रीकी वायरस और ब्राजीली वायरस के म्यूटेंट देखे गए, यानी विकल्प सी आपका सही उत्तर है। अगला प्रश्न है दोस्तों, ब्लैक फंगस के संदर्भ में असत्य कथन का चयन करिए। देखिए, इसमें आपको बताना है कि कौन से कथन आपको वायरल फंगस के संबंध में आपके जो हैं सही असत्य कथन यानी गलत है। देखिए, जिन लोगों के आँख में चोट लग जाती है उनको बीमारी होने की संभावना बढ़ जाती है, ये कथन आपका असत्य है। जिन लोगों को डायबिटीज की बीमारी है, सही है। जो लोग स्टेरॉइड लेते हैं जिसकी वजह से उनकी रोग प्रतिरोधक क्षमता कमज़ोर हो जाती है, और वैसे लोग जिनका अंग प्रत्यारोपण हुआ हो या फिर जिन्हें कोई और गंभीर फंगल इन्फेक्शन हुआ हो, तो उनको ब्लैक फंगस होने की संभावना बढ़ जाती है। तो दोस्तों, इंडियन काउंसिल ऑफ मेडिकल रिसर्च यानी ICMR के अनुसार ब्लैक फंगस एक दुर्लभ बीमारी है जो शरीर में बहुत तेज़ी से फैलती है। ये उन लोगों में ज़्यादा देखने को मिल रही है जिन लोगों को डायबिटीज है या जिनकी प्रतिरोधक क्षमता कम है या फिर जिनका अंग प्रत्यारोपण हुआ है। तो इस आधार पर ऑप्शन ए आपका सही उत्तर है। दोस्तों,
ब्लैक फंगस उन लोगों के जिन लोगों की आंख में चोट लग जाती है उनको ये संभावना होती है, ये कथन गलत है। अगला प्रश्न है दोस्तों, सार्स कोव 2 किस प्रकार का वायरस है? सार्स कोव 2 दोस्तों, सार्स कोव 2 आरएनए वायरस है। ऑप्शन बी आपका सही उत्तर है। अगला प्रश्न है, कोविड-19 है तो इनमें से डीआरडीओ द्वारा विकसित दवा का नाम क्या है? तो सही उत्तर है 2DG। देखिए दोस्तों, 17 मई 2021 को कोरोना महामारी से जंग में निर्णायक भूमिका निभाने के लिए रक्षा अनुसंधान और विकास संगठन डीआरडीओ द्वारा कोरोना की दवा 2DG विकसित की गई है। तो याद रखिए, डीआरडीओ द्वारा विकसित कोविड-19 दवा 2DG है। अगला प्रश्न है, इनमें से कोविड-19 वायरस मानव शरीर के किस तंत्र को प्रभावित करता है? ज्ञानेंद्रिय, तंत्रिका तंत्र, श्वसन तंत्र या रुधिर परिसंचरण तंत्र? तो सही उत्तर है रेस्पिरेटरी सिस्टम या श्वसन तंत्र को कोविड-19 वायरस प्रभावित करता है। अगला प्रश्न है दोस्तों, निम्नलिखित में से भारत में कोविड-19 का पहला मामला किस राज्य में आया था? तमिलनाडु, केरल, महाराष्ट्र या दिल्ली? तो सही उत्तर है केरल में। दोस्तों, भारत में कोविड-19 का पहला मामला 27 जनवरी 2020 को केरल राज्य के एक 20 वर्षीय महिला के संक्रमित होने के रूप में सामने आया था। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से किस एक राज्य ने कोरोना वायरस से लड़ने के लिए ब्रेक द चेन अभियान शुरू किया है? ऑप्शन देखिए, केरल, तमिलनाडु, कर्नाटक और महाराष्ट्र। तो सही उत्तर है केरल। दोस्तों, केरल सरकार ने कोरोना की रोकथाम में स्वच्छता की महत्ता के बारे में लोगों को जागरूक करने के लिए ब्रेक द चेन नामक अभियान चलाया है। अब आइए देखते हैं दोस्तों, यहाँ पर विभिन्न क्षेत्रों में महिलाओं से संबंधित महत्वपूर्ण करंट अफेयर्स को। देखिए, प्रश्न है कि निम्नलिखित में से किन दो महिलाओं को भारतीय नौसेना ने पहली बार हेलीकॉप्टर स्ट्रीम में ऑब्जर्वर के रूप में चुना है? तो सही उत्तर है कुमुदनी त्यागी और रीति सिंह। दोस्तों, सितंबर 2020 में दो महिला अधिकारियों सब लेफ्टिनेंट कुमुदनी त्यागी और रीति सिंह को पहली बार अस्थायी कमीशन दिया गया है। भारतीय नौसेना ने पहली बार हेलीकॉप्टर स्ट्रीम में ऑब्जर्वर के रूप में इनको चुना है। अगला प्रश्न है दोस्तों, हाल में भारत के सर्वोच्च न्यायालय में न्यायाधीश के रूप में नियुक्त सूची में किस महिला का नाम शामिल नहीं है? तो सही उत्तर है आंध्र प्रदेश हाईकोर्ट की जज कोनामानेनी अमरेश्वरी। दोस्तों, ये जो है ये न्यायाधीश के रूप में, अतः विकल्प डी आपका सही उत्तर है। दोस्तों, आंध्र प्रदेश हाईकोर्ट की जज कोनामानेनी अमरेश्वरी को छोड़कर अन्य सभी, देखिए, तेलंगाना हाईकोर्ट की चीफ जस्टिस हिमा कोहली, गुजरात हाईकोर्ट की जज जस्टिस बेला त्रिवेदी और कर्नाटक हाईकोर्ट की जज बीबी नागरत्ना, ये तीनों लोग दोस्तों सर्वोच्च न्यायालय द्वारा जारी कोलेजियम सिफारिश लिस्ट में शामिल की गई हैं, जबकि आंध्र प्रदेश हाईकोर्ट की जज कोनामानेनी अमरेश्वरी जो है सर्वोच्च न्यायालय में न्यायाधीश के रूप में शामिल नहीं की गई हैं। ऑप्शन डी आपका सही उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, इनमें से कौन भारतीय वायुसेना के राफेल विमान को उड़ाने वाली देश की पहली महिला पायलट हैं? ऑप्शन है आपके भावना कंठ, शिवांगी सिंह, रीति सिंह और कुमुदनी त्यागी। तो सही उत्तर है ऑप्शन बी शिवांगी सिंह। दोस्तों, शिवांगी सिंह 2020 में वाराणसी उत्तर प्रदेश की रहने वाली फ्लाइट लेफ्टिनेंट हैं और भारतीय वायुसेना के राफेल विमान को उड़ाने वाली देश की पहली महिला पायलट हैं। अगला प्रश्न देखते हैं दोस्तों, इनमें से कौन 26 जनवरी 2021 को गणतंत्र दिवस परेड में हिस्सा लेने वाली पहली महिला फाइटर पायलट बनी? तो ये हैं भावना कंठ। दोस्तों, 26 जनवरी 2021 को गणतंत्र दिवस के अवसर पर फ्लाइंग लेफ्टिनेंट भावना कंठ गणतंत्र दिवस परेड में हिस्सा लेने वाली पहली महिला फाइटर पायलट बनी हैं। अगला प्रश्न है, वर्तमान में राष्ट्रीय महिला आयोग की अध्यक्ष कौन हैं? तो ये हैं रेखा शर्मा। दोस्तों, राष्ट्रीय महिला आयोग की स्थापना राष्ट्रीय महिला आयोग अधिनियम 1990 के अंतर्गत जनवरी 1992 में किया गया था और वर्तमान में इसकी अध्यक्ष रेखा शर्मा हैं। अगला प्रश्न है, इनमें से कौन अन्नपूर्णा पर्वत पर चढ़ने वाली पहली महिला हैं? ऑप्शन हैं आपके प्रियंका मोहिते, आशा मोहिते, शुभांगी मोहिते या इनमें से कोई नहीं। तो सही उत्तर है प्रियंका मोहिते। दोस्तों, पश्चिम महाराष्ट्र के सतारा की रहने वाली प्रियंका मोहिते अन्नपूर्णा पर्वत पर चढ़ने वाली पहली महिला हैं। इससे पहले उन्होंने वर्ष 2013 में
21 वर्ष की आयु में माउंट एवरेस्ट पर चढ़ाई की थी। अगला प्रश्न है, इनमें से कौन टोक्यो ओलंपिक 2020 में पदक जीतने वाली महिला नहीं है? ऑप्शन है आपके एमसी मैरीकॉम, पीवी सिंधु, लोवलीना बोरगोहेन और मीराबाई चानू। तो सही उत्तर है एमसी मैरीकॉम। दोस्तों, टोक्यो ओलंपिक 2020 में मीराबाई चानू ने 49 किलो वर्ग वेट में लिफ्टिंग में रजत, पीवी सिंधु बैडमिंटन में कांस्य और लोवलीना बोरगोहेन ने 64 से 69 किलो वाल्टर वेट प्रतियोगिता में कांस्य पदक जीता, जबकि एमसी मैरीकॉम ने कोई पदक प्राप्त नहीं किया है। अगला प्रश्न है, वर्तमान में न्यूजीलैंड की प्रधानमंत्री कौन है? आपको बताना है। तो सही उत्तर है जेसिंडा अर्डर्न। दोस्तों, जेसिंडा अर्डर्न जो हैं ये वर्तमान में न्यूजीलैंड की प्रधानमंत्री हैं। 41 वर्षीय जेसिंडा को 26 अक्टूबर 2017 को नियुक्त किया गया था और वे न्यूजीलैंड की 40वीं प्रधानमंत्री हैं। अगला प्रश्न है, इनमें से वर्तमान में नेपाल की राष्ट्रपति कौन है? तो सही उत्तर है विद्या भंडारी। दोस्तों, विद्या भंडारी नेपाल की दूसरी और देश के लोकतांत्रिक इतिहास की पहली महिला राष्ट्रपति हैं। वे भूतपूर्व नेपाली राजनीतिज्ञ और कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ नेपाल की नेता रह चुकी हैं। उन्होंने 549 में से 327 वोट प्राप्त करके कुल बहादुर गुरुंग को पराजित किया था। तो सही उत्तर है नेपाल की राष्ट्रपति विद्या देवी भंडारी हैं। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन अमेरिका की वर्तमान उपराष्ट्रपति हैं? तो दोस्तों, कमला हैरिस। देखिए, भारतीय अफ्रीकी मूल की महिला कमला हैरिस जनवरी 2021 में अमेरिका के उपराष्ट्रपति पद की शपथ लेने के साथ पहली महिला अमेरिकी उपराष्ट्रपति होने का गौरव इनको मिला और इसके अतिरिक्त वे पहली अश्वेत महिला हैं जो अमेरिकी उपराष्ट्रपति निर्वाचित हुई हैं। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन भारतीय मूल की महिला है जिन्होंने अंतरिक्ष में उड़ान नहीं भरी है? देखिए, सुनीता विलियम्स, कल्पना चावला, स्वाति मोहन और सिरिसा बांदला। तो सही उत्तर है स्वाति मोहन। दोस्तों, जुलाई 2021 में भारतीय मूल की एरोनॉटिकल इंजीनियर 34 वर्षीय सिरिसा बांदला जो हैं इन्होंने अंतरिक्ष के लिए उड़ान भरी और कल्पना चावला, सुनीता विलियम्स के बाद सिरिसा बांदला अंतरिक्ष में उड़ान भरने वाली तीसरी भारतीय मूल की महिला हैं। स्वाति मोहन मंगल मिशन में भारतीय मूल की वैज्ञानिक हैं। स्वाति मोहन जो हैं ये मार्स मिशन जो है उसमें भारतीय मूल की वैज्ञानिक हैं, ये अंतरिक्ष में नहीं गई हैं। अगला प्रश्न है दोस्तों, अधोसंरचना यानी इंफ्रास्ट्रक्चर से संबंधित प्रश्नों को आइए देखते हैं। देखिए, प्रश्न है कि भारत और किस देश के बीच रेल संपर्क बहाल करने की दिशा में एक बड़े कदम के रूप में रेल ट्रैक का सफल परीक्षण किया गया है? तो सही उत्तर है नेपाल। दोस्तों, भारत और नेपाल के बीच जो है ये रेल संपर्क बहाल करने की दिशा में भारत के जयनगर और नेपाल के कुर्था स्टेशन के बीच लगभग 34.5 किलोमीटर लंबे नौगमन मार्ग पर लोकोमोटिव इंजन द्वारा 110 किलोमीटर प्रति घंटा की गति से सफल परीक्षण किया गया है और भारत नेपाल मैत्री रेल परियोजना के तहत 619 करोड़ रुपए की अनुमानित लागत से 69.08 किलोमीटर लंबे जयनगर बिजलपुरा बर्दिवास रेल परियोजना पर कार्य चल रहा है। अगला प्रश्न है दोस्तों, यहाँ पर देखिए, भारत के नाम सबसे तेज सड़क निर्माण के विश्व रिकॉर्ड के संबंध में कौन सा कथन सत्य है? तो सही उत्तर है प्रत्येक दिन 37 किलोमीटर सड़क का निर्माण, 24 घंटे में 2.5 किलोमीटर 4 लेन हाईवे का निर्माण, वर्ष 2014 से 2021 के मध्य राष्ट्रीय राजमार्गों की लंबाई में 50% बढ़ोतरी और उपरोक्त सभी। तो दोस्तों, उपरोक्त सभी ऑप्शन डी आपका सही उत्तर है। हाल में भारत ने प्रतिदिन सड़क निर्माण में विश्व रिकॉर्ड कायम किया और ये 37 किलोमीटर प्रतिदिन के सड़क विकास को अभिव्यक्त करता है। इसके अतिरिक्त 24 घंटे में 2.5 किलोमीटर 4 लेन हाईवे का निर्माण भी हुआ है और भारत 2014 से 2021 के मध्य राष्ट्रीय राजमार्गों की लंबाई 50% तक बढ़ी है। ऑप्शन डी आपका सही उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न है दोस्तों, किस जल विद्युत परियोजना के तहत नेपाल ने पूर्वी नेपाल में 679 मेगावाट की जल विद्युत परियोजना विकसित करने के लिए भारत के सतलज जल विद्युत निगम के साथ समझौता किया है? तो ये है लोअर अरुण जल विद्युत परियोजना। दोस्तों, लोअर अरुण जल विद्युत परियोजना के तहत नेपाल ने
पूर्वी नेपाल में 679 मेगावाट की जल विद्युत परियोजना विकसित करने के लिए भारत के सतलज जल विद्युत निगम के साथ समझौता किया है। अगला प्रश्न बहुत ही महत्वपूर्ण है दोस्तों, मैत्री सेतु। आपने करंट अफेयर्स में पढ़ा भी होगा। मैत्री सेतु के संबंध में कौन सा कथन असत्य है, आपको बताना है। दोस्तों, इस सेतु का निर्माण भारत और बांग्लादेश के फेनी नदी पर किया गया है, सही है। इसकी आधारशिला जून 2015 में रखी गई थी, सही है। 1.9 किलोमीटर लंबा ये पुल भारत में सबरूम को बांग्लादेश के रामगढ़ से जोड़ता है, ये भी सही है। और इस पुल का निर्माण भारत और पाकिस्तान के बीच सिंधु नदी पर किया गया है, ये आपका गलत है, क्योंकि आप जानते हैं कि मैत्री सेतु भारत और बांग्लादेश के बीच फेनी नदी पर बनाया गया है। तो सही उत्तर ऑप्शन डी हो जाएगा, जो कि गलत है। अगला प्रश्न है, भारत के पहले मीठे पानी की चल सुरंग एक्वेरियम वाला रेलवे स्टेशन कौन सा है? तो सही उत्तर है बंगलुरु सिटी। दोस्तों, हाल में बंगलुरु सिटी रेलवे स्टेशन भारत का पहला मीठे पानी की चल सुरंग एक्वेरियम वाला स्टेशन बना है। अगला प्रश्न है दोस्तों, क्षेत्रीय कनेक्टिविटी योजना उड़ान के संबंध में कौन सा कथन सत्य है, आपको बताना है। तो देखिए, उड़ान एक चरण के तहत 36 नए बनाए गए परिचालन हवाई अड्डों सहित 128 उड़ान मार्ग प्रदान किए गए। उड़ान 2 चरण के तहत पहली बार हेलीपैड भी योजना से जोड़े गए और उड़ान 30 चरण के तहत पर्यटन मार्गों को शामिल किया गया। उड़ान 4 चरण के तहत 78 नए मार्गों को मंजूरी दी गई और शेष सभी विकल्प सही हैं। तो सही उत्तर है ऑप्शन ई, सभी विकल्प सही हैं, क्योंकि उड़ान योजना जो क्षेत्रीय कनेक्टिविटी योजना है उसके संबंध में ये सभी कथन आपके सही हैं। अगला प्रश्न है दोस्तों, यूपी स्पेशल से भी रिलेटेड है, करंट अफेयर से भी है। उत्तर प्रदेश के जेवर में बन रहे ग्रीनफील्ड हवाई अड्डे का नाम बदलकर क्या रखा गया है? तो सही उत्तर है नोएडा अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा। दोस्तों, उत्तर प्रदेश के जेवर में बन रहे ग्रीनफील्ड हवाई अड्डे का नाम बदलकर नोएडा इंटरनेशनल एयरपोर्ट कर दिया गया है। अगला प्रश्न है, भारत सरकार के डेडिकेटेड फ्रेट कॉरिडोर प्रोजेक्ट के तहत भारतीय डेडिकेटेड फ्रेट कॉरिडोर कॉरपोरेशन द्वारा उत्तर प्रदेश के किस जिले में विश्व का दूसरा सबसे बड़ा मालवाहक रेल परिचालन नियंत्रण केंद्र का संचालन शुरू किया गया है? तो ये है दोस्तों प्रयागराज में। दोस्तों, भारत सरकार के डेडिकेटेड फ्रेट कॉरिडोर प्रोजेक्ट के तहत भारतीय डेडिकेटेड फ्रेट कॉरिडोर कॉरपोरेशन द्वारा उत्तर प्रदेश के प्रयागराज जिले में विश्व का दूसरा सबसे बड़ा मालवाहक रेल परिचालन नियंत्रण केंद्र का संचालन शुरू किया गया है। अगला प्रश्न है, हाल में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कोलकाता पोर्ट ट्रस्ट का नाम बदलकर क्या रखा है? तो सही उत्तर है श्यामा प्रसाद मुखर्जी पोर्ट ट्रस्ट। तो सही उत्तर है दोस्तों, भारत सरकार ने कोलकाता पोर्ट ट्रस्ट का नाम श्यामा प्रसाद मुखर्जी पोर्ट रखा है। अगला प्रश्न है, भारत सरकार द्वारा स्वीकृति प्रदान की गई लुहरी स्टेज 1 जल विद्युत परियोजना की क्षमता कितनी होगी? तो सही उत्तर है 850 मेगावाट। दोस्तों, भारत सरकार द्वारा स्वीकृत प्रदान की गई लुहरी स्टेज 1 जल विद्युत परियोजना की क्षमता 850 मेगावाट है। और आपके लिए एक प्रश्न है, आपको बताना है कि लुहरी स्टेज जल विद्युत परियोजना किस राज्य में और किस नदी पर स्थापित की जा रही है? अगला प्रश्न है दोस्तों, राष्ट्रीय जलमार्ग अधिनियम 2016 के अनुसार वर्तमान में चालू सबसे लंबा जलमार्ग कौन सा है? तो सही उत्तर है NW1 गंगा भागीरथी हुगली हल्दिया प्रयागराज। दोस्तों, नेशनल वाटर वे संख्या 1 जो कि भागीरथी हुगली हल्दिया से प्रयागराज को जोड़ता है और ये सबसे लंबा चालू जलमार्ग है। अगला प्रश्न है दोस्तों, किस मेट्रो रेल कॉरपोरेशन द्वारा भारत की पहली फास्टैग या एकीकृत भुगतान इंटरफेस UPI आधारित पार्किंग सुविधा शुरू की गई है? तो ये है हमारा दिल्ली मेट्रो। दिल्ली मेट्रो रेल कॉरपोरेशन द्वारा भारत की पहली फास्टैग या एकीकृत भुगतान इंटरफेस आधारित पार्किंग सुविधा शुरू की गई है। अगला प्रश्न है, भारत के इन नवीनतम एक्सप्रेसवेजों में किस परियोजना की लंबाई सर्वाधिक है? देखिए, बुंदेलखंड एक्सप्रेसवे, पूर्वांचल एक्सप्रेसवे, दिल्ली मेरठ एक्सप्रेसवे और गंगा एक्सप्रेसवे। तो दोस्तों, भारत के ये जो नवीनतम एक्सप्रेसवे बन रहे हैं इनमें गंगा एक्सप्रेसवे परियोजना की लंबाई सबसे अधिक है।
अगला प्रश्न है, भारत का सबसे बड़ा सोलर पार्क या सौर पार्क कहाँ स्थापित किया जाएगा? तो उत्तर है दोस्तों कच्छ के रण में। कच्छ का रण गुजरात में है और यहाँ पर भारत का सबसे बड़ा सौर पार्क स्थापित किया जा रहा है। अगला प्रश्न है, भारत का पहला ग्रीन हाइड्रोजन प्लांट कहाँ स्थापित किया जा रहा है? ऑप्शन है आपके मेरठ, कानपुर, आगरा या मथुरा। तो सही उत्तर है ऑप्शन डी, मथुरा में भारत का पहला ग्रीन हाइड्रोजन प्लांट स्थापित किया जा रहा है। अगला प्रश्न है दोस्तों, उत्तर प्रदेश रक्षा औद्योगिक गलियारा परियोजना में शामिल जिले कौन से हैं? तो सही उत्तर है ऑप्शन सी, आगरा, अलीगढ़, चित्रकूट, झांसी, कानपुर और लखनऊ। ये उत्तर प्रदेश डिफेंस इंडस्ट्रियल कॉरिडोर परियोजना के अंतर्गत शामिल जो जिले हैं, एक बार फिर से देख लीजिए, आगरा, अलीगढ़, चित्रकूट, झांसी, कानपुर और लखनऊ। अगला प्रश्न है दोस्तों, 3 अक्टूबर 2020 को उद्घाटित किए गए विश्व के सबसे लंबी हाईवे टनल का नाम क्या है? तो सही उत्तर है अटल टनल, हिमाचल प्रदेश। दोस्तों, अक्टूबर 2020 में उद्घाटित किए गए विश्व के सबसे लंबी हाईवे टनल का नाम अटल टनल रखा है, जो हिमाचल प्रदेश में स्थित है। अगला प्रश्न अब कला और संस्कृति से संबंधित है। हाल में यूनेस्को द्वारा जारी रचनात्मक शहरों की सूची में किन दो भारतीय शहरों को शामिल किया गया है? तो उत्तर है मुंबई और हैदराबाद। दोस्तों, यूनेस्को ने भारत के मुंबई और हैदराबाद शहर को विश्व के रचनात्मक शहरों की सूची में उनके संगीत, कला और लोक शिल्प, सिनेमा, साहित्य, डिजिटल आर्ट के क्षेत्र में रचनात्मक स्तर के विकास कार्यों को संपन्न किए जाने पर शामिल किया है। अगला प्रश्न है, हाल में यूनेस्को की विश्व विरासत सूची में मध्य प्रदेश के किन दो शहरों को शामिल किया गया है? तो उत्तर है ग्वालियर और ओरछा। दोस्तों, ग्वालियर और ओरछा मध्य प्रदेश के दो शहर हैं जिनको यूनेस्को ने विश्व विरासत सूची में शामिल किया गया है। ओरछा शहर अपने मंदिरों और महलों के लिए प्रसिद्ध है, जबकि ग्वालियर शहर गुर्जर प्रतिहार, बघेल कछवाह, तोमर और सिंधिया राजवंश की राजधानी रही है। अगला प्रश्न है दोस्तों, हाल में यूनेस्को ने गुजरात के किस स्थान को 40वें विश्व विरासत सूची सांस्कृतिक वर्ग के रूप में शामिल किया है? ऑप्शन है आपके धौलावीरा, चंपानेर, पावागढ़, पाटन या फिर कच्छ का रण। तो सही उत्तर है धौलावीरा। दोस्तों, जुलाई 2021 में यूनेस्को ने धौलावीरा को यूनेस्को की विश्व विरासत सूची सांस्कृतिक वर्ग में शामिल किया है। धौलावीरा गुजरात में स्थित एक प्रमुख हड़प्पाई साइट है और इस शहर के प्रमाण 3000 से 1500 ईसा पूर्व में मिलते हैं। अगला प्रश्न है, हाल में यूनेस्को ने किस मंदिर को 39वें विश्व विरासत स्थल के रूप में शामिल किया है? तो ये है दोस्तों काकतीय रुद्रेश्वर यानी रामप्पा मंदिर। दोस्तों, काकतीय रुद्रेश्वर यानी रामप्पा मंदिर तेलंगाना में स्थित है और भारत के 39वें विश्व विरासत स्थल के रूप में यूनेस्को के अंतर्गत इसे शामिल किया गया है। रामप्पा मंदिर शिव मंदिर है जिसका निर्माण काकतीय वंश के रुद्रदेव और रेचल रुद्र के शासनकाल में हुआ था। अगला प्रश्न है दोस्तों, यहाँ पर देखिए, स्वदेश दर्शन योजना में किस परिपथ को शामिल किया गया है? रामायण परिपथ, कृष्ण परिपथ, बौद्ध परिपथ या उपरोक्त सभी? तो सही उत्तर है दोस्तों जनवरी 2015 में पर्यटन मंत्रालय द्वारा स्वदेश दर्शन योजना का शुभारंभ किया गया है। इसमें अब तक 15 परिपथों को चिन्हित किया गया है, जिसमें रामायण परिपथ, कृष्ण परिपथ, बौद्ध परिपथ ये तीनों ही शामिल हैं। ऑप्शन डी आपका सही उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, इनमें से किस उत्पाद को वर्ष 2020 में जीआई टैग प्रदान किया गया है? तो दोस्तों देखिए, तेलिया रूमाल, कश्मीरी केसर, सोहरई खोर पेंटिंग, मणिपुर का काला चावल और उपरोक्त सभी? तो सही उत्तर है उपरोक्त सभी। दोस्तों, अंतर्राष्ट्रीय बौद्धिक संपदा संगठन के अनुसार जीआई या जो जियोग्राफिकल इंडिकेशन है, ऐसा संकेतक है जो किसी वस्तु की विशिष्ट भौगोलिक क्षेत्र में हुई उत्पत्ति और उससे जुड़े गुणों को सूचित करता है। जीआई टैग किसी ट्रेडमार्क अथवा कॉपीराइट द्वारा प्रस्तावित किए जाने वाले संरक्षण के समान होता है और 2020 में इन चारों उत्पादों को जीआई टैग प्रदान किया गया है। अगला प्रश्न है दोस्तों, राष्ट्रीय समुद्री विरासत परिसर के संबंध में कौन सा कथन सत्य है?
देखिए, राष्ट्रीय समुद्री विरासत परिषद NMHC गुजरात के लोथल क्षेत्र में विकसित किया जाएगा। इसे एक अंतर्राष्ट्रीय पर्यटन स्थल के रूप में विकसित किया जाएगा। इस परिसर की सबसे महत्वपूर्ण विशेषता ये है कि इसे गुजरात के लोथल शहर में स्थापित किया जा रहा है। उपरोक्त सभी दोस्तों, ये सभी कथन राष्ट्रीय समुद्री विरासत परिषद के संबंध में सही हैं और आप जानते हैं लोथल हड़प्पा कालीन गोदीवाड़ा नगर या बंदरगाह नगर था। अगला प्रश्न है, हाल में तुर्की की अदालत ने किन 2 स्थान को मस्जिद में बदलने का फैसला किया है? तो सही उत्तर है ए और बी, यानी होगिया सोफिया और करिए म्यूजियम। दोस्तों, होगिया सोफिया और करिए म्यूजियम, इन दोनों को तुर्की की अदालत ने मस्जिद में बदलने का निर्णय लिया है। ऑप्शन डी आपका सही उत्तर है। अगला प्रश्न है, राम वनगमन परियोजना के संबंध में कौन सा कथन सत्य है? दोस्तों, उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा अयोध्या से चित्रकूट के मध्य 8 स्थानों पर राम वन बनाने की योजना तैयार की गई है। राम वनगमन के तहत पथ के दोनों ओर हरित पट्टी उगाई जाएगी और इन 8 वन क्षेत्रों को 137.45 करोड़ रुपए की लागत से पर्यटन केंद्र के रूप में विकसित किया जाएगा। और चौथा ऑप्शन है उपरोक्त सभी। तो दोस्तों, राम वन गमन परियोजना के संबंध में ये सभी कथन सही हैं। ऑप्शन डी आपका सही उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, अंतर्राष्ट्रीय रामायण संग्रहालय जिस राज्य सरकार द्वारा बनाया जाएगा? तो वो है उत्तर प्रदेश। दोस्तों, हाल में उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा अयोध्या और लखनऊ के बीच ये है अंतर्राष्ट्रीय स्तर का रामायण संग्रहालय और सांस्कृतिक केंद्र की रूपरेखा तय की गई है। तो सही उत्तर है अंतर्राष्ट्रीय रामायण संग्रहालय उत्तर प्रदेश सरकार की योजना है। तो दोस्तों, ये था आज का वीडियो। इसमें आपने यूपीपीसीएस प्रारंभिक परीक्षा और उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग द्वारा आयोजित RO यानी सहायक समीक्षाधिकारी, सहायक समीक्षाधिकारी परीक्षा, सहायक वन संरक्षक और क्षेत्रीय वन अधिकारी परीक्षा आदि के लिए महत्वपूर्ण करेंट अफेयर्स का प्रैक्टिस सेट आपने सॉल्व किया, जो आपकी आगामी परीक्षाओं के लिए बहुत ही उपयोगी तथा महत्वपूर्ण है। दोस्तों, ये था आज का प्रैक्टिस सेट। आपको कैसा लगा हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद दोस्तों। नमस्कार।